So let's start. So we'll be solving November 1421. That's the paper that you should have in front of your desk as well. Let's start with the first question. Successive in past paper sessions का purpose क्या होता है? Like how to answer question. Like whenever you answer question in CIEs, किसी भी subject में आप बैठो, it's necessary that you brainstorm the answer for the number of marks that the part is for. Like just don't randomly start writing the answer without reading through the question completely and looking at the number of marks for that question. Because जाहिर सी बात है यार, आपको मार्किंग पॉइंट्स के ऊपर आपको ओवरऑल स्कोर मिलता है ना, तो आप जो अपना आंसर सिंथेसाइज करते हैं ना, जब जेन में सोच रहे होते हैं, तो मार्किंग पॉइंट्स सोचा करें कि मैं आंसर ये लिखूंगा तो ये पॉसिबल उसमें मार्किंग पॉइंट होगा. ठीक है. सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज फॉर द एलिमेंट्स मैग्नीशियम टू बेरियम आर गिवन इन द टेबल. तो आपके पास टेबल दिया हुआ है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 और उसमें आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है. लुक एट ईच रो एंड यू विल नोटिस कि अगर आप मैग्नीशियम को नोट करेंगे ना, तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी है, फिर सेकंड है और फिर थर्ड में बड़ा जंप है, नजर आ रहा है. फिर आप कैल्शियम में देखेंगे अगेन पहली आयनाइजेशन एनर्जी है, फिर सेकंड और थर्ड में आपको एक बड़ा जंप नजर आ रहा है. स्ट्रोंशियम में सेम आपको नजर आ रहा है, बेरियम में सेम आपको नजर आ रहा है, विच इंप्लाइज ऐसी बात है जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो आप शेल नंबर चेंज कर लेते हैं, और वो शेल जो होती है दैट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए वो बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इसलिए एक बहुत बड़ा जंप आता है जब आप सेकंड से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज में जाते हैं फॉर ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स. पार्ट 1, एक्सप्लेन व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीज डाउन द ग्रुप. इट्स फॉर 3 मार्क्स. उसने आपसे ट्रेंड नहीं पूछा है स्टेट करने को, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पूछा है. तो आप 3 मार्क के लिए पहले 3 मार्किंग पॉइंट सिंथेसाइज करेंगे कि आंसर में आप क्या लिखेंगे. यूजुअली ये सवाल जब 4 मार्क का आता तो होता है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड डाउन द ग्रुप ना. अब उसने आपसे जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं पूछी है, खुद बोल दिया डिक्रीज होती है, आपको ये बताना है क्यों डिक्रीज होती है, तो आपके मार्किंग पॉइंट्स क्या होंगे. यू विल राइट दैट एज वी गो डाउन द ग्रुप, the attraction of the nucleus for outer electron decreases. Why does it decrease? Attraction of the nucleus for the because distance from the nucleus increases and number 2 shielding effect increases. बस आपने ये लिखना है. आपने पहले एक अम्ब्रेला स्टेटमेंट दी ना, अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की है फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज हो रही है, और फिर उसके 2 रीजन दे दिए, आपको अपने 3 मार्क्स मिल जाएंगे, खत्म. लाइक एंड व्हाई इज इट डिक्रीजिंग. अब आप 2 मार्किंग पॉइंट्स लिखेंगे लाइक व्हाई because the distance of the nucleus of the outer electron from the nucleus increases, and so does the shielding effect. ठीक है. अपने सेम रखना, एग्जामिनर जब भी आपसे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज करने का सवाल पूछेगा ना, आप उसको लिंक करेंगे विद द न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन. समझ में आ गई? उससे लिंक करके अपना आंसर हमेशा फॉर्मुलेट करोगे. पार्ट 2, एक्सप्लेन व्हाई फॉर ईच एलिमेंट देयर इज अ लार्ज इंक्रीज बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज. तो 2 मार्क के इसमें आपके लिखेंगे भाई लार्ज इंक्रीज क्यों आ रहा है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज नाउ बीइंग रिमूव फ्रॉम एन इनर शेल which is what closer to the nucleus, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या कर रहा होगा, एक्सपीरियंस कर रहा होगा. जब भी आपके पास जो है वो क्या आ रही है, जंप आ रही है. तो आप इसको किस तरह लिखेंगे दैट the third electron is removed from an inner shell. From what? From an inner shell which experiences stronger nuclear attraction. ठीक है. पार्ट बी, a sample of strontium with an atomic number of 38 gave the mass spectrum. यार pick up the paper from there, like पीछे क्यों होगा. Sample of strontium atomic number 38. अच्छा यार तुम्हारे कोर्स में ना इधर देखो ऑफ यू अक्सर क्वेश्चन आते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के. प्लीज़ रिमेंबर इन योर कोर्स, आपके कोर्स के अंदर, क्योंकि ये पुराना पेपर है ना थोड़ा सा, तो आपके कोर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आएगी ना, वो अप टिल एटॉमिक नंबर 36 आएगी. समझ में आ गई.
36 से बियॉन्ड नहीं आएगी, ये अपने जहन में रखना, क्योंकि 36 से बियॉन्ड आपको पढ़ा नहीं है ना, आपने जो पढ़ा है वो 4p तक पढ़ा हुआ है ना, आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 4p तक कितनी होती है। तो अगर मैं 4p तक सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल करूँ ना 4p6 तक, तो वो 36 एटॉमिक नंबर बनता है। 36 के बियॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको लिखने को नहीं आएगी, उससे पहले पहले हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने को आ सकती है, प्लीज अपने ध्यान में रखना, सही है। अ सैंपल ऑफ स्ट्रोंशियम एटॉमिक नंबर 38 gave the mass spectrum shown, the percentage abundances are given above each p। तो हमें ये ग्राफ चाहिए होगा के लिए, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा यार ग्राफ को, let me just copy paste this। परसेंटेज आ गई ना सारी कॉपी। कंप्लीट द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्ट्रोंशियम। तो पीछे एग्जाम में आपको एटॉमिक नंबर बताया था 38, अब मैं लिख रहा हूँ और मैं बता दूंगा ये आपसे एग्जाम में अब 38 नहीं लिखने को आएगा, कहाँ तक आएगा 36 आएगा, पुराना पेपर है इसलिए यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। सो 1s2 2s2 2p6 और भी नेक्स्ट 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद फिल 4s2 होगा पहले, फिर 3d का, बट जब दोनों फिल हो जाते हैं तो आप 3d पहले लिखते हैं, ठीक है। तो मैं 3d10 लिख रहा हूँ और फिर 4s2 लिख रहा हूँ, उसके बाद क्या आएगा 4p6। आपके कोर्स में इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, बिकॉज इसके बियॉन्ड भी चीज़ें एबनॉर्मल हो जाती हैं लाइक, तो आपने पढ़ा हुआ नहीं है, आपसे नहीं पूछेंगे। 4p6 के बाद जो एक्चुअली आता है वो 5s आता है, एंड दिस इज 5s2। दे विल नॉट क्वेश्चन यू ऑन दैट, सो डोंट वरी, लाइक आपको 4p6 तक पता होना चाहिए, लाइक सो यू ओनली नीड टू नो, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे यार, जस्ट नीड टू नो टिल नीड टू नो फिलिंग टेल। अब अपना कोर्स खोलिएगा उसमें आपको नजर आ जाएगा, पुराना पेपर है ना तो 5s2 भी होता था, इसलिए यहाँ पे 5s2 तक पहुंचा हुआ है, आपसे नहीं पूछेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई देयर आर 4 डिफरेंट पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम, बिकॉज देयर आर 4 आइसोटोप, दैट्स इट, बस सिंपल स्टेटमेंट, बिकॉज देयर आर 4, बिकॉज स्ट्रोंशियम हैज 4 आइसोटोप्स, बिकॉज स्ट्रोंशियम हैज 4 आइसोटोप्स। पार्ट 3 जिसके लिए हमने वो कॉपी किया था, तो मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ग्राफ चाहिए होगा तो जस्ट पुट द ग्राफ ओवर हियर। सो कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द सैंपल ऑफ स्ट्रोंशियम, गिविंग आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो भाई इस ऐसे पास में आप यूजुअली बहुत अच्छा करते हैं, सिर्फ ब्लंडर होता है तो कैलकुलेशन जब आप कर रहे होते हैं या कैलकुलेटर में वैल्यूज आ रहे होते हैं तो एरर आ जाते हैं, जस्ट बी केयरफुल व्हाइल यू पुटिंग द वैल्यूज। सो AR क्या होता है, समेशन ऑफ व्हाट ऑफ AI टाइम्स द MI। AI is isotopic abundance, MI is the isotopic mass. So let's plug in all the values. तो आपके पास जो 84 एटॉमिक मास वाला है उसका परसेंटेज इज 0.56, तो 0.56% ऑफ व्हाट ऑफ 84, या आपने पहला कोई एक बच्चा कैलकुलेट भी करता जाए यार प्लीज, और 84। दूसरा जो आइसोटोप है दैट इज 9.86%, सो 9.86% ऑफ व्हाट्स द वैल्यू 86। तीसरा वाला जो आइसोटोप है दैट इज 7%, so you have 7% of 87, and lastly you have what 82.58% of 88% of 88, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, एंड यू कैन सी यार, देखो थोड़ा सा ना जब तुम आंसर अपना फाइनल निकाल रहे होते हो ना, कॉमन सेंस भी लगाया करो। इन चारों आइसोटोप में सबसे कॉमन वाला कौन सा आइसोटोप है, 88 है ना, तो आई वुड एक्सपेक्ट जो एक्चुअली AR की वैल्यू आएगी वो भी 88 से क्या होगी, क्लोज होगी, बिकॉज 80% तो 88 वाला है ना यार, तो मेरा जो ओवरऑल आंसर चाहिए वो 88 से आसपास के आना चाहिए। लाइक मतलब कि मैं अगर कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है, मैं अभी कैलकुलेट नहीं भी किया हुआ, तो मुझे पता होगा यार 88 से कोई क्लोज वैल्यू होगी, हो सकता है 87 पॉइंट समथिंग हो, 86.9 समथिंग हो, समथिंग वेरी क्लोज टू दैट वैल्यू ऑफ 88, बिकॉज सबसे ज़्यादा कॉमन आइसोटोप ही 88 मास नंबर वाला है। सो व्हाट्स द वैल्यू, कितना आ रहा है 87.71। सो आपका जो वैल्यू आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट में देना है ना, तो फाइनल वैल्यू 87.7 लिखना, ठीक है। सो AR विल बी। अच्छा एक और चीज़, अक्सर तुम लोग को होता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दें, तो जेनेरिक रूल ये होता है कि आपके पास जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स डेटा के दिए होते हैं ना, डेटा में जितने दिए होते हैं, आप या तो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दें या एक ज़्यादा आप सिग्निफिकेंट फिगर दें, ठीक है। लाइक unless the examiner specifies the number of significant figures in the part of the question, जैसे यहाँ पे specify किया हुआ है ना 3 significant figures, तो आपको आंसर 3 में देना है, लाइक that's why you will not write this as 87.71। आप लिखेंगे आपको मार्क नहीं मिलेगा, आप अपना आंसर जो है वो फाइनल जो वैल्यू देंगे वो उस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देंगे जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जामिनर आपसे रिक्वेस्ट किए हैं यहाँ पे, ठीक है। पार्ट C, अब हमें इसकी जरूरत है
इस वाले की नहीं जरूरत है, तो आई जस्ट डिलीट दिस। सही है, नेक्स्ट पार्ट। A compound of barium A is used in fireworks as an oxidizing agent and to produce a green color. Part 1. Explain in terms of electron transfer what is meant by the term oxidizing agent. How will you define? एक मार्क का electron transfer के term में species is good. So it says species that accepts the electrons. ठीक है, oxidizing agent जो होता है वो खुद reduce होता है ना, तो आपने electron transfer के term में बताना है. It's a species that accepts the electrons. तो आप क्या लिखेंगे? Species that accepts the electrons, ठीक है। पार्ट 2, A has the following percentage composition by mass, और बेरियम और क्लोरीन और ऑक्सीजन तीनों की आपके पास जो है वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन दी हुई है। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर इट। सो दीज आर इजी पिकिंग्स। ये 3 मार्क की हैं, कोई स्टूपिड मिस्टेक नहीं करना जब तुम ये वाली कैलकुलेशंस कर रहे हो। तो पहले ऊपर सारे एलिमेंट्स लिख लो, बेरियम और क्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है। फिर बेरियम का आप परसेंटेज डिवाइड बाई AR करें, 45.1 डिवाइड बाई कितना होता है यार? बेरियम को देखो 130 समथिंग होता है। एक बच्चा कंफर्म करें, आई थिंक इट्स 137.3, ठीक है ना। ये डेटा सेक्शन में दिया होगा, जो वैल्यू दोगी डिट्टो वो वाली वैल्यू आप कॉपी करोगे, समझ में आ गई ना। लाइक राउंड ऑफ नहीं करना, जो वैल्यू डेटा सेक्शन में दिया होगा वो आप वैल्यू डिट्टो कॉपी करेंगे। अब अगर ये पुराना पास पेपर है ना, अब अगर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है यहीं लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो, या वो बोल देंगे भाई आप डेटा सेक्शन में जाएंगे प्योर टेबल में आपको मिल जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। फिर क्लोरीन का आप लिखेंगे, क्लोरीन का परसेंटेज इज 23.4 डिवाइड बाय 35.5, और ऑक्सीजन का है 31.5 डिवाइड बाय 16। व्हाट्स द वैल्यू? 0.328, 0.659 सेकेंड डिवाइड बाय द लीस्ट वैल्यू। तो कितना आ रहा है? पहला वाला 1 आ रहा है। अच्छा हाँ, 1 हो गया, 2 आ रहा है, बस 2 लिख दो ना, कोई मसला नहीं है अगर राउंड ऑफ, और 6 आ रहा है। सो आपका जो ये वैल्यू हो जाएगा, बेकर फॉर्मूला हो जाएगा, दैट विल बी BaCl2NO6, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्टली आ गया, इसमें आपको कोई मल्टीप्लाई बाय 2 कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट डायरेक्टली आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो होगी। नेक्स्ट पार्ट, सम रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मैग्नीशियम एंड इट्स कंपाउंड्स आर शोन इन द रिएक्शन स्कीम बिलो। तो आपके पास सारा रिएक्शन स्कीम दिया हुआ है, डोंट जंप टू द क्वेश्चन, पहले खुद ये पढ़ा करो वरना तुम्हारा बायस्ड हो जाएगा, लाइक आंसर करने का तरीका बायस्ड हो जाएगा, खुद पहले पूरा सॉल्व कर लिया करो। तो मैग्नीशियम तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है ना, बिकॉज मैग्नीशियम के रिएक्शन दिए है ना इन्वॉल्विंग मैग्नीशियम एंड इट्स कंपाउंड, तो ये आपका सेंट्रल पॉइंट है। लाइक मैग्नीशियम को वाटर से रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? व्हाट्स द मेन कंपाउंड दैट यू विल फॉर्म? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। स्टीम से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये फर्क होता है दोनों में, ठीक है। और मैग्नीशियम को जब आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा मेन कंपाउंड? मैग्नीशियम नाइट्रेट। आपके पास क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। और सही फॉर्मूले लिखना, ठीक है ना, मेक श्योर दैट आप अपने फॉर्मूले डबल चेक कर लें। लाइक और फिर क्या दिया हुआ है? और कुछ दिया हुआ है? एक्स हो गया, वाई हो गया, जी, बस ये 3 थी। अब ये रिएक्शन दिए हुए तो जी वही है ना, सेम थिंग, वो जी एक्वस है, जी सॉलिड है, इट्स द सेम थिंग। मैग्नीशियम नाइट्रेट को वो वाटर आप हीट से वाटर इवेपोरेट कर देंगे तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉलिड बन जाएगा। लाइक इट्स द सेम कंपाउंड, ये दोनों जी हैं बेसिकली, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द रिएक्शंस जिनमें रिएजेंट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ रिएक्शन 1 2 लिखा हुआ। तो अभी तो देखो यार, एक में देखो। सो मैग्नीशियम से आपने स्टीम से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और यहाँ पे एग्जामिनर आपको रिएक्शन दे रहे हैं जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड से आप मैग्नीशियम नाइट्रेट बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या रिएक्शन हो रहा होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड से अगर मुझे मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाना है तो मैं क्या रिएक्शन करूँ? एसिड से आप एसिड बेस, या मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है ना यार, ठीक है ना। आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करें, मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्ट बन जाएगा आपके पास, एसिड बेस्ड रिएक्शन आप करेंगे। लाइक तो ये हो जाएगा आपके पास टिपिकल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आप ये बेसिक क्या नाम है कंपाउंड को रिएक्ट करेंगे विद नाइट्रिक एसिड, और आपके पास ये मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्ट बन जाएगी। सो आई कैन इजीली रिएक्ट दिस विद व्हाट? विद HNO3, और मेरे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट आ जाएगा, ठीक है। ये आप कहीं स्पेसिफिकली पढ़ते नहीं, ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है। लाइक आपने ग्रुप 2 में थोड़ी पढ़े हैं लाइक एसिड बेस्ड रिएक्शन, आपने तो वो पीरियड 3 के पढ़े थे एसिड बेस्ड रिएक्शन। भाई इतनी आपको लॉजिक होनी चाहिए, भाई बेसिक ऑक्साइड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, पीरियड 3 में आपके पास हमने पीरियड 3 में मैग्नीशियम ऑक्साइड किया था ना, तो आपको पता है भाई बेसिक ऑक्साइड आपके पास आएगी। सो बेसिक ऑक्साइड को जब रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ अप्रोप्रिएट, तो आपके पास क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा। वो इस केस में बेसिकली जो है वो नाइट्रिक एसिड होगा जिससे आप रिएक्ट करेंगे। फिर रिएक्शन 2 देखो गौर से, रिएक्शन 2 में मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉलिड जो है ना, जी इज मैग्नीशियम नाइट्रेट, उसको बस अब सॉलिड फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, क्या करेंगे? हीट, थर्मल डिकॉम्पोजिशन करेंगे, और क्या क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस
प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तीनों चीजें आपके पास बनेगी। ठीक है, तो ये आपने कोर्स में किया हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स, आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, पार्ट 1, गिव द फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड्स एक्स वाई एंड जी, तो हमने ये ऑलरेडी कर लिया है। एक्स यहाँ पे जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एक्स इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वाई जो है वो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, स्टीम के साथ हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, यार ऑक्साइड बनता है। ठीक है, एंड जो आपके पास जी है दैट इज व्हाट, दैट इज मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये आपके पास सारे कंपाउंड्स आ गए। पार्ट 2, नेम द रिएजेंट नीडेड टू कन्वर्ट वाई टू जी into Z in reaction 1 and write an equation for the reaction। तो reagent हमने लिख लिया था dilute nitric acid, तो आपने यहाँ पे लिखा HNO3 aqueous। अब आपने reaction लिखना है, equation लिखनी है इसकी, just write a simple equation, magnesium oxide will react with what, with nitric acid to give you magnesium nitrate and water, magnesium nitrate and water। इसको बैलेंस कर लो, आपको 2 चाहिए होगा, बैलेंस हो गया? कोई एक बच्चा चेक करे बैलेंस है? हाँ हो गया। ओके, पार्ट 3, हाउ वुड यू कन्वर्ट अ सैंपल ऑफ Z इनटू Y इन रिएक्शन 2। तो आप जो है आपने वो Z को कन्वर्ट करना है इनटू Y, तो आपने सिर्फ क्या स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे, थर्मल डीकॉम्पोजिशन। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, थर्मल डीकॉम्पोजिशन। सही है, दैट्स breaking of word of the nitrate to give you oxide and nitrogen dioxide and oxygen। Part 4, give equations for the conversion of magnesium into X। तो हमने मैग्नीशियम की X में जो कन्वर्जन है उसकी इक्वेशन देनी है, तो पहले वो लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस वाटर विल गिव यू व्हाट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस व्हाट, हाइड्रोजन। याद देखो, ऑक्साइड जब पानी में डालते हैं ना तो हाइड्रोक्साइड सिर्फ बनता है, बट मेटल जब पानी से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। हमेशा याद रखना, लाइक तुम्हें पता होना चाहिए जेनेरिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस व्हाट, हाइड्रोजन। अब Z2Y कर लो, Z2Y जो है वो तुम्हें थर्मल डिकम्पोजिशन की टिपिकल इक्वेशन शो करनी है। सो लेट्स शो दैट, मैग्नीशियम नाइट्रेट विल ब्रेक डाउन टू गिव यू व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस व्हाट, ऑक्सीजन। और इसको बैलेंस कर लो, ये 2 ले लो, दिस विल बी 2, दिस विल बी 4, ये आपके पास वो आ जाएगा 4NO2 एंड दैट विल स्टे एज O2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वाज ओरिजिनली पेटेंटेड इन द 19th century एंड इज स्टिल इन यूज टुडे। हाँ यार, वहाँ से ना पेपर ले लो यार, पीछे पेपर पड़ा हो कहीं, वहाँ से पेपर ले लो। The contact process for the manufacture of sulfuric acid was originally patented in the 19th century and is still in use today. The key step in the overall process is the reversible conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide in the presence of vanadium 5 oxide catalyst। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, इक्वेशन होती है फॉर द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और उसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। पार्ट ए, वन वे इन विच द सल्फर डाइऑक्साइड फॉर दिस रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड, यानी ये जो हम एक तरीका इसको बनाने का ये होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग द सल्फाइड और आयरन पायराइड्स, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है FeS2 इन एयर। आप इसको हीट करेंगे एयर में, आयरन 3 ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, राइट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। आपने कोई ऐसी इक्वेशन नहीं पढ़ी है। ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका क्या होता है कि पहले आप क्वेश्चन से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स निकालेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या है इस क्वेश्चन में, आयरन पायराइट है और उसको रिएक्ट कर रहे हैं विद एयर, और एयर में मेन चीज जिससे आप रिएक्ट करेंगे जाहिर सी बात है क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। सो मेरे रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे, FeS2 रिएक्टिंग विथ व्हाट, विथ ऑक्सीजन। ठीक है, प्रोडक्ट मेरी अब क्या होगी, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड मुझे बनाना है ना, बिकॉज मैं ये प्रोसीजर यूज कर रहा हूँ फॉर व्हाट, फॉर मेकिंग सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरी उसने क्या बोली है, आयरन 3 ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द प्रोसेस। तो ये 2 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे आपकी, तो Fe2O3 बनेगा और साथ क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ वी मेड दिस इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना है, आप 2 मार्क्स का दिए, जाहिर सी बात है, तो वो आपसे स्टेट सिंबल तो मांग नहीं रहे, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको आप बैलेंस फॉर्म में लिखें। तो देखिए ऑल ऑफ यू ऑन द बोर्ड, बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना होगा, ये बहुत आसान किस्म की बैलेंसिंग होती है, बिकॉज मेन एलिमेंट्स ना उनका नंबर ही सेम नहीं है। लाइक तो देखो यार, आपके पास यहाँ प्रोडक्ट में कितने आयरन है, 2, यहाँ कितने हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आप करोगे वो क्या कर दोगे, इसको 2 कर दोगे। ठीक है, अब गौर से देखो, प्रोडक्ट में सल्फर कितना है, 1, यहाँ सल्फर अब कितने हो गए, 4, तो आप इसको 4 कर दोगे। करेक्ट, आयरन और सल्फर के अलावा अब सिर्फ एक ही एलिमेंट रह गया यहाँ पे, जो कि क्या है, ऑक्सीजन। अब गौर से देखो, ऑक्सीजन किसका मैंस होगा, यहाँ पे टोटल 3 + 8 कितने हो गए, 11। यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ है ना, तो मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, 5.5। अब जाहिर सी बात है आपको भी वही कीड़ा हो रहा होगा जो मुझे हो रहा है, 0.5 क्यों है। आप पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई पे क्या कर दें,
2 कर दें, बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो आप बेसिकली बिल्कुल आप ये लिखते हैं ना एग्जाम ना, यूजली जब आपसे बैलेंस इक्वेशन मांगते हैं ना, तुमने जैसे वो देखा होगा पीछे वाले में NO2 में, और जो तुम बुक्स में भी खोलते होगे होल नंबर्स में यूजली इंटीजर वैल्यूज दी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता ये गलत है, लाइक बिल्कुल सही होती है ये इक्वेशन भाई, सिर्फ उसको होल नंबर में कर ले, विच इज अ गुड प्रैक्टिस व्हेन यू राइटिंग अ बैलेंस्ड इक्वेशन। होल नंबर्स में करने के लिए हम एक ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को कि कोई भी वैल्यू डेसिमल्स में ना आए, बस इतना सा करना होता है। आप ये प्रैक्टिस बना लें अपनी, आप जो भी मार्क्स स्कीम खोलेंगे ना आपको नजर आएगा, जनरली जब इक्वेशन लिखी होती है, बैलेंस इक्वेशन जब एग्जाम में मांगी होती है, होल नंबर में सॉल्व होते हैं आपके पास जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आपके एग्जाम में जब आप बैलेंस करने के लिए अपना वही तरीका यूज करो जैसे हमने अभी किया, तो उसको फाइनल जब मल्टीप्लाई करना हो तो कर देना यार। लाइक अगर फॉर एग्जांपल इनमें से कोई वैल्यू होती 5.333 या 5.666, तो मैं पूरी वैल्यू को, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता, 3 से मल्टीप्लाई कर देता। दिस इज हाउ यू बेसिकली गेट इंटीजर्स एंड व्हाट इन योर फाइनल इक्वेशन। तो आप इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, टाइम्स 2 कर दें, तो आपके पास आ जाएगा, मैं इसको इरेज करके नीट करके लिख देता हूँ, तो ये आपके पास पूरा हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड पे हो जाएगा 4 FeS2, ये हो जाएगा 11 O2, और रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे हो जाएगा 2 and 8, तो ये हो जाएगा 2 and 8 ओवर है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। पार्ट बी, द सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस is reacted with 98% sulfuric acid. The resulting compound is then reacted with water to produce sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्टली नहीं बनाता, आपको ये पता है। SO3 को पहले कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया जाता है, ओलियम बनता है, फिर ओलियम को डाइल्यूट किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, और आपको रीजन भी पता है। पार्ट 1 में पूछे एक्सप्लेन व्हाई द सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नॉट फर्स्ट मिक्स्ड डायरेक्टली विद वाटर, तो क्यों नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और वो जो H2SO4 होता है वो किस फॉर्म में आ जाता है, मिस्ट के फॉर्म में आ जाता है, तो उसको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एक चीज़ लिख दो, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, एग्जामिनर आपको मार्क दे देगा, सही है। तो रिएक्शन इज व्हाट, reaction is highly exothermic, आपने इतना लिख दिया, आपको मार्क मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं लें, मैं पूरा स्टेप में लिख रहा हूँ। हाईली एक्सोथर्मिक एंड प्रोड्यूसेस व्हाट, एंड produces a mist of H2SO4, ठीक है। पार्ट 2, राइट इक्वेशंस फॉर द 2 steps involved in the conversion of sulfur trioxide into sulfuric acid। तो याद है आपको ये 2 इक्वेशन, सल्फर ट्राइऑक्साइड से पहले आप क्या करेंगे, H2SO4 में डालेंगे SO3 प्लस व्हाट, H2SO4 टू गिव यू व्हाट, टू गिव यू ओलियम विच इज H2S2O7, और फिर आप इसको डाइल्यूट करेंगे। सो H2S2O7 को आप डाइल्यूट करेंगे, वाटर में डालेंगे यानी कि, और आपके पास क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। ये तो ये 2 इक्वेशन जो एग्जाम आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। पार्ट सी, SO3 की कन्वर्जन है ना इनटू H2SO4, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस की इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, ये आपसे जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में लास्ट स्टेप होता है ना, उनकी 2 इक्वेशन पूछ रहा है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड जिससे बना होता है। पार्ट C1, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बोथ कंटेन ओनली S डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स। ये एग्जामिनर आपको इसलिए बताया है बिकॉज जो नीचे चीज़ फॉलो कर रही है ना, वो आप खुद नहीं कर सकते थे, एग्जामिनर आपको हिंट दे रहा है ये। तो आप अज्यूम करेंगे SO2 और SO3 में जितने भी SO बॉन्ड्स हैं वो सब क्या हैं, डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ड्रॉ लेबल डायग्राम्स टू शो द शेप्स ऑफ दीज 2 मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सिंपल है, देखिए यार, सल्फर किस ग्रुप में, 16 में, ठीक है ना। तो उसके वेल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले ये अपने ध्यान में, अभी तो देखो यार, सल्फर जो ट्राइऑक्साइड है उसमें जो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, सही है। तो सल्फर के एक डबल बॉन्ड O में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, करेक्ट, डबल बॉन्ड बने ना। तो इस डबल बॉन्ड में जो इस वाला, ये वाला जो बॉन्ड है उसमें एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाले बॉन्ड में एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन होगा, और बाकी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो अपने 2 दे रहा होगा, लाइक, तो एक बॉन्ड ये हो गया। सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 2 आउट ऑफ व्हाट, 6। फिर बाकी 2 यहाँ यूज हो गए, टोटल कितने यूज हो गए अब, 4 आउट ऑफ व्हाट, 6, एंड बाकी 2 यहाँ यूज हो गए, टोटल कितने यूज हो गए अब सल्फर के, 6। तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स बन गए ना। इज देयर एनी लोन पेयर लेफ्ट, नो लोन पेयर लेफ्ट। तो अगर मैं पूछूंगा बताओ भाई ये कितने बॉन्ड पेयर्स कितने लोन पेयर हैं, तो आप इनको 6 बॉन्ड पेयर्स और 0 लोन पेयर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर्स। और जब 3 बॉन्ड पेयर्स और 0 लोन पेयर होता है तो आपको वेस्पर मॉडल से पता है, द शेप विल बी व्हाट, ट्रिगोनल प्लेनर, एंड द बॉन्ड एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, 120 डिग्री। तो इसका आपने निकाल लिया, ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, एंड जो बॉन्ड एंगल आपका होगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। मैं जानबूझ के ये पहले किए, अब मैं SO2 आपके साथ कर रहा हूँ, ठीक है। SO2 में क्या होगा, सिंपल है ना, SO2 में, इधर देखो यार, एक मिनट यहाँ देखो, सिंपल है ना, मैं SO2 में ये उड़ा दूंगा, ऊपर एक ही ऑक्सीजन उड़ा दो आप। तो अगर आप ये उड़ा दोगे तो सल्फर का डबल बॉन्ड O यहाँ आ गया,
डबल बॉन्ड ओ यहाँ आ गया, करेक्ट। वो जो उड़ाया है वहाँ पे सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना यहाँ, तो ये एक क्या हो गया लोन पे। तो अब मैं आपसे पूछूं कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। अब आप जब ये देखेंगे ना तो वेस्पर मॉडल में आपने ऐसा कोई सिनारियो नहीं किया। आपने वेस्पर मॉडल में 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर के बाद जो नेक्स्ट किया था वो 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर था, सही, जो टेट्राहेड्रल था। आपने एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है। बट याद है मैंने एक चीज़ तुम्हें बताई थी कि जब भी आप एक बॉन्ड पेयर हटा के एक लोन पेयर डालते हैं तो ये जो एंगल होता है ये थोड़ा सा स्क्वीज हो जाता है। किसी को याद है कितना स्क्वीज हो जाता है? 2.5 डिग्री। तो आपका एस्टिमेट होगा कि मोस्ट लाइकली इसका जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 117.5। और आप यही लिख के आएंगे, समझ में आई? क्या लिख के आएंगे? यही लिख के आएंगे। आप मार्क्सिंग खोलेंगे ना, उसमें रेंज दी हुई है 115 to 120, और रेंज नहीं होता आंसर, रेंज दी होती है कि इसके बीच में कुछ स्टूडेंट ने लिखा हो। अभी तुम वो लिख के आ जाओ एग्जाम में, उसका नहीं मार्क मिलेगा आपको। समझ माने मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? लाइक तो आप वो रट्टा मार के चले जाते हैं, वही रेंज एग्जाम में भी लिख के आ जाते हैं। और भाई रेंज एग्जामिनर जो चेक कर रहे होते हैं उनके लिए होती है यार, कि एग्जाम बच्चे ने इस रेंज के बीच में आंसर लिखा हो कोई, आप बस वो लॉजिक याद रखिए, उससे अपना आंसर निकालने खत्म। लाइक आपको पता है जब लोन पेयर आ जाएगा तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शन होती है वो ज्यादा होती है ना यार, तो ये वाला जो एंगल है वो स्क्वीज हो जाएगा थोड़ा। ये इनिशियल जो एंगल की वैल्यू थी ना, ये वाली वैल्यू, दैट वाज 120 डिग्री। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये हटा के यहाँ पे एक लोन पे डाल दूंगा तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा। दिस वैल्यू विल नाउ बिकम व्हाट, लेस देन 120 डिग्री। कितना लेस होगा? लाइक रफली आप 2.5 ऐसा मेजर याद कर लें बस यार। 117.5 अपना वैल्यू लिख के आ रहे हैं। शेप क्या लिखोगे? बेंड, वी शेप। आप इसको बेंड भी बोल सकते हैं, वी शेप भी बोल सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल आंसर होंगे। सो यू कैन कॉल इट एज व्हाट, एज द बेंड शेप और वी शेप, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, तो SO2 का जो शेप है दैट इज व्हाट, बेंड, और जो SO3 का जो शेप है दैट इज स्ट्रिग्नल प्लेनर, स्ट्रिग्नल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल्स आपने लिखे हैं 117.5 डिग्रीज एंड व्हाट, एंड 120 डिग्रीज। एंड प्लीज ये थोड़ा सा ना वेग सा तरीका होता है ये 2.5, इट्स नॉट एन एक्यूरेट वे, लाइक जस्ट लाइक यूज जस्ट टू मेक श्योर कि आप ये चीजें प्रेडिक्ट कर सकें अपने एग्जाम में। लाइक पार्ट डी, द कन्वर्जन, वेरी गुड क्वेश्चन जो पार्ट डी है, ठीक है। The conversion of sulfur dioxide into sulfur trioxide is carried out at a temperature of 400 degrees Celsius. With reference to Le Chatelier's principle and reaction kinetics, state and explain one advantage and one disadvantage of using a higher temperature. और 4 मार्क का दिया हुआ है आपको, डोंट रश इनटू द आंसर। पहले 4 मार्क के लिए गौर से सोचो तुम क्या लिखोगे। और ऊपर एग्जाम ने 2 चीज़ें आपसे पूछी है ना, आपसे क्या पूछे, एक आप देंगे एडवांटेज और एक क्या देंगे आप, डिसएडवांटेज। तो सिंपल है, मार्क डिवीजन भी इस तरह होगा, 2 मार्क एडवांटेज के लिए होंगे और 2 मार्क किसके लिए होंगे, डिसएडवांटेज के लिए। और उन एडवांटेज और डिसएडवांटेज का आपने क्या बताने, आपने स्टेट और एक्सप्लेन करना है। समझ में आ गई? तो जब आप एडवांटेज देंगे, आपने स्टेट किया, उसको एक्सप्लेन किया, 2 मार्क मिल गए। डिसएडवांटेज देंगे, स्टेट किया, उसको एक्सप्लेन किया, बाकी 2 मार्क मिल जाएंगे। डू इट। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, 1 मिनट देखो यार, क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं, आगे जाके कहीं ना कहीं और भी इस तरह का आ जाए, तो ये मैं तुम्हारे साथ कर लेता हूँ। सो 400 डिग्री सेल्सियस का ये जो हाई टेम्परेचर है, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हायर। ये काइनेटिक्स से लिंक कर रहे हैं आप, हाई टेम्परेचर पे हाई रेट ऑफ रिएक्शन, ये स्टेट किया आपने, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हायर। और अब एक्सप्लेन करेंगे क्यों हायर होगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल हैव व्हाट, एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। या तुम इसमें यही लिखोगे ना, मोर इफेक्टिव कोलिजन, वो भी मार्क मिल जाएगा, राइट। बट एक्सप्लेनेशन का बस 1 मार्क आपने रिजर्व करना है। तो पहले 2 मार्क के लिए हम क्या लिखेंगे, लाइक फर्स्ट मार्किंग पॉइंट आपके क्या होगा, द रेट इंक्रीजेज, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, द रेट, और ये हम एडवांटेज लिखना है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एट हायर टेम्परेचर। Why? Because the number of particles with E greater than equal to activation energy increases. इसमें आप सिंपल स्टेटमेंट डालना है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, वो भी आप लिख सकते हैं। मैंने जानबूझ के ये लिखा है ताकि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आप रिकॉल कर लें। जब भी आप टेम्परेचर को लिंक करेंगे विद हायर रेट ऑफ रिएक्शन ना, हमेशा बोल्ट्जमैन से उसको लिंक किया करो। ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे विद एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हो गया आपके किसके पॉइंट, एडवांटेज के 2 मार्क्स हो गए। अब डिसएडवांटेज पे आप आ जाए। क्या डिसएडवांटेज है? फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्या कम हो जाएगी, यील्ड कम हो जाएगी। यूज दैट कीवर्ड, दैट हायर टेम्परेचर विल डिक्रीज द
यील्ड ऑफ SO3, रेट आपका बढ़ जाएगा बट क्या कम हो जाएगी, यील्ड कम हो जाएगी। याद रखो दोनों फर्क होता है। मैंने बार बार जब ये टॉपिक किया था लाइक जस्टिफिकेशन ऑफ कंडीशंस का, मैं बार बार तुम्हें ये बताया था लाइक रेट और यील्ड को कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। जब कॉन्टैक्ट और हेबर दोनों के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट दोनों में बढ़ता है लाइक, बट यील्ड भी दोनों में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्लीज अपने ध्यान में रखना। तो द यील्ड डिक्रीजेज at higher temperatures, the yield of SO3 decreases. The yield of SO3 decreases. Why? Because the forward reaction is exothermic. Because the forward reaction is exothermic. तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। आपको लिखना हो लिख सकते हैं, बट मैं तो मार्क के लिए बस इतना लिख रहा हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज के 2 मार्क्स हो जाएंगे। दिस विल बी डिसएडवांटेज के 2 मार्क्स। हेबर प्रोसेस का सवाल था ना, ये डिट्टो यही आंसर होता, एग्जैक्टली यही आंसर होता, लाइक कुछ फर्क नहीं होता। लाइक हेबर प्रोसेस में बिल्कुल यही आपकी होती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अगर उसके रेफरेंस से क्वेश्चन नहीं होता। पार्ट 2 बिल्कुल लिख दो टेम्परेचर के लिए ना, बिल्कुल मैंने यहाँ पे 1 मार्क था ना, मैंने इसे भी लिख दिया। अगर ये ज्यादा मार्क का होता तो मैं वो भी लिखता लाइक कि जब ये इंक्रीज होंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होंगी। अब जो आप टर्म यूज करेंगे ना मार्क्स की में, सक्सेसफुल कोलिजन भी टर्म एक्सेप्टेबल होता है, बट कौन सा टर्म यूज करोगे, बिकॉज सिलेबस में मेंशन है इफेक्टिव कोलिजन टर्म यूज करना, ठीक है। पार्ट 2 स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैं एक्सप्रेशन यहाँ लिख देता हूँ। एक्सप्रेशन ये था SO2 plus O2 gives you what, SO3 और इसकी जो है बैलेंस्ड इक्वेशन ये आपके पास हो जाएगी। तो Kb का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड स्क्वायर्ड डिवाइड बाय व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड squared multiplied by partial pressure of oxygen. Do all of you make sense of the expression? What would be the units? पूछे नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। What would be the units है? Per Pascal. से तो unit over here will be what? Will be per Pascal, अगर pressure Pascal में दिया हुआ है, ठीक है। Part 3 अभी गौर से देखो, थर्ड पार्ट के मार्क्स कितने चेक करो। तो यानी कुछ काम होएगा इसमें, तो 2 मिनट में नहीं होएगा, समझ में आ गई ना। आपके पास 60 मार्क्स का पेपर होता है, 75 मिनट्स होते हैं। आपको समझ में आएगी क्या बोल रहा हूँ, 75। गिव इट दी अमाउंट, डोंट रश थ्रू इट। 5 मार्क होते हैं भाई, सम वेटेज भाई 5 मार्क का। आप टाइम दें इसको, लाइक आराम से इसको सॉल्व करें, बिकॉज इसमें वर्किंग इन्वॉल्व होगी। उससे जगह भी आपको अच्छी, जगह हमेशा ही कम देते हैं उस वर्किंग की। आप खुद पेंसिल है ना सेक्शन बना लें, एक कॉलम में एक चीज़, दूसरे कॉलम में। नीट प्रेजेंटेशन करना है आपको आके लिए, ठीक है। एग्जाम में नीट प्रेजेंटेशन करना अपनी डेटा की। 2 moles ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 2 moles ऑफ ऑक्सीजन were put in a flask and left to reach equilibrium. तो ये जो मोल्स हैं ये क्या है, इनिशियल मोल्स हैं। क्या है ये, इनिशियल मोल्स। एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर इन द फ्लास्क, अब इक्विलिब्रियम कब आ गया, द प्रेशर इन द फ्लास्क इज 2 × 10⁵ पास्कल। ये टोटल प्रेशर का वैल्यू होगा, किसका होगा, टोटल प्रेशर का वैल्यू होगा। एंड द मिक्सचर कंटेन्ड 1.8 moles ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। कैलकुलेट द Kp and include the units in your answer. अभी तो गौर से देखो, अभी कुछ नहीं सॉल्व करो, I'll give you time to copy it from the slide, सिर्फ यहाँ देख लो अभी लाइक, ताकि तुम्हें पता चले 5 मार्क का क्यों है ये पार्ट लाइक। सो आपके पास ये इक्वेशन है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गिविंग यू व्हाट, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और एग्जाम में बोला कि इनिशियली जब हमने ये रिएक्शन स्टार्ट किया था तो 2 moles सल्फर डाइऑक्साइड के थे, 2 moles ऑक्सीजन के थे। सल्फर ट्राइऑक्साइड को कुछ नहीं लिखे ना, तो इसका मतलब है इसके कितने होंगे, 0 होंगे। दीज वर द इनिशियल मोल्स, दीज आर व्हाट, द इनिशियल मोल्स। फिर इक्विलिब्रियम पे एग्जामिनर ने आपको एक वैल्यू दी है, और वो वैल्यू किस चीज़ की है, किन नंबर ऑफ मोल्स की है, द SO3, और वो कितनी है, 1.80। अभी गौर से देखो, एक मिनट यहाँ देखो। इसका मतलब है SO3 जो है वो कितना बने, 1.8 बने। एक में ऊपर मैं इसकी बैलेंस लिख दूँ, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। SO3 जो है वो कितना बने, 1.8 बने, करेक्ट। SO3 और SO2 का मोलर रेशियो क्या है, 1:1। तो अगर ये 1.8 बना है तो ये 1.8 यूज हुआ होगा, तो ये बच कितना गया होगा, 2 - 1.8, और कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 0.20। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 0.20। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी। अभी तो देखो यार, ये कितना यूज हुआ है, SO2 कितना यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है, यूज 1.8। इसका मोलर रेशियो कितना है, 2:1। तो अगर ये 1.8 यूज हुआ है तो ये कितना यूज हुआ होगा, 0.9।
तो ये 2 में से 0.9 आप माइनस करेंगे तो जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा 1.10। अब ये जो आपके पास वैल्यूज आएंगे ना, ये इक्विलिब्रियम के नंबर ऑफ मोल्स हैं। किसके? इक्विलिब्रियम के नंबर ऑफ मोल्स। 5 मार्क ऐसे थोड़ी दिए हैं। अभी आप चेक करें भी कितनी वर्किंग आपको इन्वॉल्व है। अब आपने क्या करना है, ये क्या वैल्यूज हैं, ये जो कैपिटल पी लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब आप हर गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, उसको फिर केपी की इक्वेशन में डालेंगे, फिर आंसर आएगा। तो अब मैं निकाल रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट, ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। एक का बस समझ लोगे, बाकी दो खुद ही निकालोगे, बहुत आसान है। पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर, पार्शियल प्रेशर क्या था याद है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डिवाइड बाय टोटल। तो SO2 के कितने मोल्स हैं? 0.2 एट इक्विलिब्रियम। टोटल मोल्स कितने हैं? सो 0.2 प्लस 1.1 प्लस 1.8। समझ में आ गया? ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है यार? कितनी आ रही है? 3.10। तो 3.10 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर जो कि कितना है? 2 × 10⁵ पास्कल। ये आपने किया, PSO2 आ गया आपके पास। फिर आप इसी तरह निकालेंगे PO2, उसमें भी यही करेंगे। 1.1 इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, टोटल प्रेशर, वो वही वैल्यू है 2 × 10⁵। फिर आप यही चीज करेंगे SO3 के लिए, उसके मोल्स हैं 1.8 आउट ऑफ टोटल विच इज 3.10, मल्टीप्लाई बाय 2 × 10⁵। तीनों का पहले आप पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। लाइक अब मुझे बताओ क्या क्या वैल्यू आ रही है, कोई बच्चा इसका आंसर बता दो, वैल्यू क्या क्या आ रहा है? SF क्या? सिग्निफिकेंट एंड में तुम्हें देना होगा। टोटल 3 रख लो ना, 3 में सारी वैल्यूज दी हैं। PSO2 कितना आ रहा है? 3 सिग्निफिकेंट में दे दो आप सारी वैल्यूज। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ PSO2? 12,900। 12,900 पास्कल बता रहा हूँ। हाँ पास्कल। नेक्स्ट वाली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को एक दो बच्चे कैलकुलेट कर लें ताकि 17,000। अच्छा 70 कितना है? 70961 968 डाल देता हूँ, ठीक है। 70968 करेक्ट। फिर लास्ट वाली बताओ। हाँ 11,000 सही बताओ। 116,000 129। इज दैट करेक्ट? कोई एक बच्चा कंफर्म भी कर लेना यार, ठीक है। ये तुम्हारे पास आ गया। और these are, एक बच्चा और कंफर्म कर ले, these are the correct partial pressures that we have calculated. Is that fine? Okay, now let's determine the value of Kp. तो अब आपके पास Kp की वैल्यू, अब आप Kp करेंगे, इसलिए आपको 5 मार्क दिए हैं, to involve some working भाई, तो आपको बिला वजह नहीं वो 5 मार्क दे रहा है। तो Kp का वैल्यू अब क्या हो जाएगा? अब आप सारी वैल्यूज प्लगिंग करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 जो है वो है 12,900 पास्कल, उसको आप स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 डालना है हमने, SO3 डालना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 की जो वैल्यू है दैट इज 116,129 स्क्वायर डिवाइड बाय SO2 विच इज 12,900 स्क्वायर टाइम्स जो ऑक्सीजन है विच इज 70968। ठीक है, क्या बच्चे कैलकुलेट करेगा क्या वैल्यू आ रहा है? 0.00 या गिव योर फाइनल आंसर इन 3 SF। ये जो आप फाइनल आंसर अपना देंगे ना वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दें। तो Kp का वैल्यू आ रहा है, कोई 2 बच्चे और भी कैलकुलेट कर लेंगे ताकि ये वैल्यू वेरीफाई हो जाए। 00114 एंड यूनिट्स हमने पहले ही निकाल दिए थे, दैट इज पर पास्कल। हमने पिछले वाले पार्ट में मैंने आपसे पूछा था। Did all of you get this answer 0.00114? तो याद रखो यार, डोंट रश टू दिस आंसर। क्वेश्चन में जब इतनी वर्किंग होती है ना तभी आपको इतने मार्क्स दिए, जो कि अच्छा है। अभी इतनी वर्किंग करनी होती है A2 में, आप इतनी वर्किंग करोगे 2 मार्क होंगे। भी चेक करो आपको एस में इतना मौका मिल रहा है तो डोंट लूज योर मार्क्स ऑन दिस। आपको अगर प्रॉब्लम क्या होती है, कॉमन मिस्टेक्स इन क्वेश्चंस लाइक दीज, ये वैल्यूज आई इक्वेशन में डालनी, डोंट डू दैट। ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज जो आपने इक्वेशन में डालनी है, दिस इज नॉट पार्शियल प्रेशर। ये क्या है? इक्विलिब्रियम मोल्स हैं।
आप इक्विलिब्रियम मोल्स को यूज करेंगे टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल थ्री गैसेस, फिर उन पार्शियल प्रेशर्स को इक्वेशन में प्लग करेंगे। प्लीज रिमेंबर, ये जो है मोल्स एट इक्विलिब्रियम है, ये आपको चाहिए पहले रही। जब ये आ जाएंगे तो हर गैस का पार्शियल प्रेशर निकलेगा। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ किस तरह निकलेगा। ये जब हमने वो चैप्टर किया था ना इक्विलिब्रिया, उसमें आपने ये पार्शियल प्रेशर और ये इन सब की कैलकुलेशन की थी, मोल फ्रैक्शन वगैरह की। तो आप जो है वो हर पार्शियल प्रेशर किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई? 0.2 प्लस 1.1 प्लस 1.8 आप करेंगे वो 3.1 आ रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। आपने SO2 का निकाला, O2 का निकाला, SO3 का निकाला, ये जो तीन वैल्यूज आपके पास आई, फिर आपने ये Kp का जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखा था ना उसमें प्लग इन की और आपने Kp का वैल्यू निकाल लिया along with its unit. Overview on that. So this is how you're supposed to approach these questions. Have you copied this या copy करना है? Have you copied it? Okay. Next part. Next question. Sorry. P, Q and R are structural isomers with the molecular formula C4H8. तो आपको पता है भाई ये unsaturated compound है, ठीक है ना? All three compounds readily decolorize bromine in the dark. तो इससे आपको ये आइडिया होगा इनमें से कोई भी साइक्लोएल्केन नहीं है, तीनों के पास डबल बॉन्ड होगा। समझ में आ गया ना? C4H8 का अब आप खुद ही अपने जहन में, तो देखो एक मिनट, C4H8 इज व्हाट? ब्यूटीन, करेक्ट? तो ब्यूटीन के आप आइसोमर्स खुद ही बनाए ना, खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा। लाइक अब एक आइसोमर तो होगा ब्यूट 1 ही, सही है ना? एक आपके पास आइसोमर होगा तो वो किस तरह आप लिखेंगे, C डबल बॉन्ड C, और ये आपके पास चेन आ जाएगी, ये आपके पास सारे जो है वो ये आ जाएगा ब्यूट 1 ही। विल इट शो आइसोमेरिज्म? ब्यूट 1 ही। विल इट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? नो। लेट्स मेक ब्यूट 2इन। तो ब्यूट 2इन जो है वो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है? विल इट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? दिस विल शो। तीसरा क्या बना, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर, आपको जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है तीसरा। और क्या मतलब, आप ब्रांच बना दें एक ना। आप ब्रांचिंग किस तरह कर सकते हैं कि आप कार्बन डालें, आप यहाँ पे जो है वो कार्बन डालें, डबल बॉन्ड डाला आपने और CH3 आपने शो कर दिया। लाइक तो यू हैव व्हाट, you have double bond here and a CH3 here and a CH3 here, और यहाँ आपने 2 H शो कर दिए। लेट्स नेम दीज ताकि आपको बताओ ये तीनों डिस्टिंक्ट कंपाउंड्स हैं। एक आपके पास है ब्यूट 1 ही, ये आ गया आपके पास। एक है आपके पास ब्यूट 2इन, और इसके दो बनेंगे, ब्यूट 2इन का सिस भी बनेगा और ब्यूट 2इन का ट्रांस भी बनेगा। इमेजिन करो वो दोनों मैंने देख लिया यहाँ पे, ठीक है? और ये तीसरा वाला क्या, इसका नाम क्या होएगा? नेम ऑफ द थर्ड वन, जो मैंने यहाँ पे नीचे थर्ड वन बनाया, इसका नेम क्या है बताएं? सो आप इसको किस तरह करते हैं, आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ये बन जाएगी आपके, ठीक है? तो कार्बन 1 2 3 आपका क्या हो जाएगा, कार्बन 1 2 और इसको आप 3 ले लें, करेक्ट? तो ये क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोप 1 ही। क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोप 1। उसको आप प्रोपीन भी लिख सकते हैं, अगर आपको प्रोप 1 नहीं डालना तब भी सही है। तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन, सही है? ये आपके पास आ गया। तो टोटल एक्चुअली आइसोमर 4 हैं। एग्जाम ने यहाँ पे जो 3 लिखे ना, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन पता है ना, तो एग्जाम ने यहाँ पे जो है ना इसको ब्यूटीन को 1 कंसिडर किया। तुम्हें अभी आगे जाके पता जाएगा, तुम खुद ये प्रेडिक्ट करना था तुम्हें, मैं इसे बता इसलिए ताकि तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू आइसोमेरिज्म का हो जाए। P, Q and R are structural isomers with the molecular formula C4H8. All three compounds readily decolorize bromine in the dark. अच्छा, उसने ये भी लिखा हुआ है, these are structural isomers। तो जाहिर सी बात है 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। सिस ट्रांस तो स्टीरियो आइसोमरिज्म होती है ना, इसलिए वो 3 आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। All 3 compounds readily decolorize bromine in the dark. You can see all 3 of these can decolorize bromine in the dark. P and Q do not exhibit stereoisomerism, but R exists as a pair of geometrical isomers. तो एग्जाम में आपको ये पता है कि जो P and Q है ना, वो बेसिकली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर सकते हैं। R ऐसा है जो क्या शो करता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है। आपको पता है क्योंकि मैंने ऊपर वैसे ही लिख दिए, तो यू नो विच वन इज P, विच वन इज Q, विच वन इज R। आपको पता है P and Q इन दोनों में से कोई एक होंगे, एक होंगे, और जो R होगा वो जो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है वो आपके पास ये वाला हो जाएगा। All 3 compounds react with hot concentrated acidified potassium manganate 7 to produce a variety of products as shown in the table. ये जो प्रोडक्ट्स दिए ना, इससे इनकी आइडेंटिटी आपको एक्चुअली निकालनी थी एग्जाम में, और बहुत सिंपल होता है। मैं अभी आपके साथ खुद ही कंस्ट्रक्ट करता हूँ। तो आपको कंपाउंड P की प्रोडक्ट दी हुई है, नजर आ रहा है? CO2 और वाटर कब आता है, जब क्या हो, CH2 हो। आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन लगा हो जो CH2 वाला हो, और एक चीज लिखी हुई है S विच इज C3H6 हो, नजर आ रहा है? फिर आ जाओ यहाँ पे भी CO2 है, और फिर एक चीज लिखी हुई है CH3 CH2 CO2H, नजर आ रहा है? विच इज व्हाट, व्हाट्स दिस कंपाउंड, प्रोपेनोइक एसिड। क्या है ये, प्रोपेनोइक एसिड। और तीसरा आपको दिया हुआ है R, जिससे एक ही प्रोडक्ट आती है जो कि क्या है, इथेनोइक एसिड है।
अब गौर से देखिए, आई नीड योर अटेंशन, एक भी यहाँ देखिए बिकॉज यहाँ पे सारा कैच है ना। एग्जामिनर नीचे लिखा है S reacts with 2,4-DNPH to form an orange crystalline product but does not react with what? Felling's reagent. What does that tell you about S? That it's a ketone. S यहाँ पे क्या है? एक कीटोन है और 3 कार्बन कीटोन एक ही होता है और वो क्या होता है? प्रोपेनोन। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, 3 कार्बन का एक ही पॉसिबल कीटोन है एंड दैट इज व्हाट? प्रोपेनोन। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी ऑफ अ कीटोन दैट यू सी ओवर हियर। इसका मतलब ये, एक मिनट यहाँ देखो, इसका मतलब ये है कि आपके पास मोस्ट लाइकली ये जो P कंपाउंड होगा ना वो किस तरह का होगा कि एक तरफ आपके पास CH2 होगा, फिर यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड होगा और जो ये वाला कार्बन होगा उसके साथ यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे Do all of you make sense of what I have done over here? तुम इसको अब एसिडिफाइड मैग्नेट से तोड़ोगे ना तो तुम्हारे पास ये 2 प्रोडक्ट आ जाएंगे, तुम करके देखो तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो इन प्रोडक्ट्स को देख के ये चीज़ें प्रिडिक्ट करनी थी, तो मैंने ऊपर पहले आपको लिख दी है लाइक जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर यू, बट जस्ट रिमेंबर दैट ये प्रोडक्ट्स देख के आपको ये प्रिडिक्ट करने थे कि ये वाले PQNR। तो मैंने अब P का स्ट्रक्चर रिड्यूस कर लिए जो कि ये वाले जो ऊपर हमने बनाए हैं, सबसे नीचे जो बनाया है दैट इज P। दिस ओवर हियर इज व्हाट? एक्चुअली P जो आपको नजर आ रहा है। अब आ जाओ Q पे। कैन यू आइडेंटिफाई Q कौन सा वाला है ऊपर से? ब्यूटवानीन। सबसे पहले वाला जो है वो बेसिकली Q है। वाई? बिकॉज Q जो है उसके एक साइड पे CH2 होगा, ये CH2 आपने लिखा, दूसरी साइड पे क्या होगा? पूरी लॉन्ग चेन होगी ऑफ वर्ड ऑफ 3 कार्बन ताकि उससे प्रोपेनोइक एसिड बने। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 और CH3। डू ऑल ऑफ यू मेक सेंस ऑफ दैट? बिकॉज जब ये कटेगा ना, जब आप इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाएगा। डू ऑल ऑफ यू मेक सेंस ऑफ दैट? तो ये आपके पास हो जाएगा Q का स्ट्रक्चर। और R में सिर्फ एक प्रोडक्ट आ रही है, इसका मतलब है सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। क्या होगा? सिमेट्रिकल। एंड यू नो ब्यूटूइन इज व्हाट? दैट्स अ सिमेट्रिकल कंपाउंड ओवर हियर। तो यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा R। सो इन दिस केस जो ऊपर हमने डायग्राम बनाई है उसमें ये R है और ये जो आपको नजर आ रहा है वो क्या है? Q है। प्लीज रिमेंबर ये मैंने ऊपर लिख दिया था क्वेश्चन में, आपको ये चीज देख के बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स क्या करने थे? प्रेडिक्ट करने थे। ठीक है, यू हैव टू प्रेडिक्ट दीस 3 स्ट्रक्चर्स आफ्टर लुकिंग इनटू द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू गेट व्हेन यू रिएक्ट PQNR विद एसिडिफाइड मैंगनेट 7। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं पार्ट ए में गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ PQRNS, तो हमने ऑलरेडी निकाली है वो। S का तो तुम्हें पता है क्या होएगा? प्रोपेनोन है, तो S तो बाद में हमने बनाया है। PQNR पे लिखते हैं। P ओवर हियर इज व्हाट? CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये आपके पास P आ जाएगा। तो आपके पास Q है, दैट इज Q इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। R जो है वो आपके पास है सिमेट्रिकल CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। सॉरी या यू कैन राइट देम, यू कैन बेसिकली या एल्की में जब भी लिखो ना ऑलवेज शो द डबल बॉन्ड टू द एग्जामिनर। लाइक एग्जामिनर खुद लिख दे उसकी मर्जी है भाई, आप जब भी लिखोगे ना यार अपने स्ट्रक्चर फॉर्म में एल्कीन में डबल बॉन्ड जरूर दिखाओ प्लीज। ठीक है, जस्ट मेक इट अ प्रैक्टिस, आपको खुद भी लिखने में आसानी होगी भाई। कभी हाइड्रोजन ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, आप डबल बॉन्ड लिखोगे आपको पता हो जाएगा आपने हाइड्रोजन क्यों कम लिखे हैं आजू बाजू में। एस जो है वो आपके पास कीटोन है, तो दैट विल बिकम व्हाट? which is propanone, तो that will be CH3CO CH। 3 कार्बन एक ही कीटोन होता है भाई, उसका कोई ब्रांच पॉसिबल नहीं होता, याद रखो। 3 कार्बन कीटोन इज ऑलवेज व्हाट? प्रोपेनोन। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। सही है। पार्ट D1 एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म स्टीरियोआइसोमेरिज्म। तो ये क्वेश्चन डालते हैं ताकि कुछ मार्क्स आ जाएं आपके। सो दीज आर कंपाउंड्स दैट हैव द सेम व्हाट? सेम molecular formula, same structure but different arrangement of atoms in space. सही है, तो same molecular and same structural formula, same molecular and same structural formula and same structural formula but different arrangement of atoms. Yeah, different spatial arrangement of atoms though. Different arrangement of atoms in space. ठीक है, now let's go to the next part. Draw the displayed formula of the geometrical isomers of R and name them both. तो अब आपने वो R के जो cis और trans बनाने हैं और displayed formula बनाने हैं। क्या बनाने हैं? Displayed formula. So let's make the cis वाला isomer first. तो ये आपके पास आ गया भाई
6 वाला आइसोमर, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 3 बॉन्ड्स यहाँ शो करें आप, 3 बॉन्ड्स यहाँ शो कर दें आप, ठीक है। तो ये CH3 हो गया, CH3 हो गया। इसको तो मैं थोड़ा सा एस्थेटिकली अच्छा दिखाना है तो वो भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिस आइसोमर हो जाएगा। अब आप दिखाएंगे ट्रांस आइसोमर। एस्थेटिकली मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप इस वाले बॉन्ड को थोड़ा सा यूँ एंगल करके ना, ऑब्लिक करके बना देंगे ना, तो वो थोड़ा सा सिस लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, लाइक तो आपको जो है वो बोट टाइप नजर आएगी जब आप देखेंगे। स्केलेटल में तो बहुत ऑब्वियस होती है ना, यहाँ पे वो डिस्प्लेट फॉर्म ना मांग रहा है, स्केलेटल नहीं मांग रहा है, तो डिस्प्लेट में सारे बॉन्ड दिखाना जरूरी होते हैं। तो ये आपके पास सिस बन जाएगा। इसको बल्कि मैं कर देता हूँ ताकि तुम जब स्क्रीनशॉट देख रहे होगे तो मैं नजर आएगी ऊपर की तरफ जा रहा है। रुक जाओ। ट्रांस जो है वो आपको ऑब्वियसली जब आप बना रहे होते हैं तो वो वैसे ही आपको शेड नज़र आती है, वो आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आता है ट्रांस। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। सो दिस ओवर हियर बिकम्स व्हाट, दिस एंड दिस। ये आपके पास जो है वो थोड़ा सा बोट का अपीयरेंस आ गया, तो ये हो जाएगा CH3CH। प्लीज शो ऑल द बॉन्ड्स। एक भी बॉन्ड मिस करोगे ना, मार्क नहीं मिलेगा, उसने बोर्ड में लिखा हुआ है डिस्प्लेड फॉर्मूला, यू मिस आउट ऑन एनी वन ऑफ दिस बॉन्ड्स, लाइक वो आपको मार्क नहीं देगा। लाइक गलती से CH3 लिख दिया आपने रिफ्लेक्स में, लाइक तो प्लीज डोंट डू दैट। डिस्प्लेड बोले तो आप सारे बॉन्ड शो करेंगे। तो ये सिस हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज द सिस ब्यूटवीन, उसने नेम भी पूछा है तो सिस ब्यूटवीन हो जाएगा। और ट्रांस के लिए आप क्या शो करेंगे, सीरियल बॉन्ड C, एक बॉन्ड यहाँ ले जाओ, एक बॉन्ड यहाँ ले जाओ, पहले ये वाले बॉन्ड शो कर दो। लाइक सो आपके पास क्या आ जाएगा, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ आ जाएगा, देन यू विल हैव व्हाट, सो कार्बन हेयर 3 बॉन्ड यहाँ शो करो, एक कार्बन हेयर 3 बॉन्ड यहाँ शो करो, एंड देन यू शो व्हाट, अ हाइड्रोजन हेयर एंड अ हाइड्रोजन हेयर। तो ये आपके पास H H H and H H and H। डू ऑब्वियसली द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू, लाइक आपको सेम नजर नहीं आया। स्कैटर में ये बहुत अच्छा नजर आता है बिकॉज आप सिर्फ रेलिवेंट बॉन्ड शो कर रहे होते हैं। लाइक यू कैन शो द सिस एंड ट्रांस इन दिस फॉर्म एंड यू लुक राइट नाउ इन योर डिस्प्लेड फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम ट्रांस butene in this case. Part C. State a reagent that could be used for the reduction of S. What was S? Propanone. S was what? Propanone. State a reagent that could be used for the reduction of S and name the organic product of this reduction. तो आप reagent क्या use करेंगे? So you can use LiAlH4 or what? NaBH4, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। कीटोन है ना, तो कीटोन में आप दोनों यूज कर सकते हैं, एल्डिहाइड में भी दोनों यूज कर सकते हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होती है ना, तब दोनों यूज नहीं कर सकते, तब आपको क्या यूज करना होता है, LiAlH4 यूज करना होता है। तो यहाँ पे जो आप रिएजेंट यूज करेंगे, यू कैन यूज NaBH4 और LiAlH4। LiAlH4 इज बाय द वे अ मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4, ठीक है, अपने ध्यान में रखना। सो NaBH4 आपने यूज किया और प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोपेनोन का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी व्हाट, प्रोपेन-2-ऑल। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट विल बी, उसने नेम करने को कहा है तो स्ट्रक्चर नहीं बनाना, फॉर्मूला नहीं लिखना, नेम द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अक्सर ऐसा होता है यार, आप लोग जो चीज़ वो बोल्ड में लिखता है, पागल थोड़ी है बोल्ड में लिख रहा है, उसको पता होता है कि रिफ्लेक्स होता है कि प्रोपेन-2-ऑल का फॉर्मूला लिख के आ जाएंगे आप, नहीं देगा वो आपको मार्क्स, समझ में आ गया। तो आप नाम लिख के आए वहाँ पे, प्रोपेन-2-ऑल नाम लिख के आएंगे आप, फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। अ सीरीज ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन प्रोपेनोइक एसिड इज शोन। तो आपको प्रोपेनोइक एसिड ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ आप स्टेरिक मार्क कर लें, ये है आपका, इसके आप रिएक्शन दें। अब पहले और से ना सारे रिएक्शन देख लो। रिएक्शन 1 में क्या हो रहा है, पहले ये बताओ, व्हाट इज हैपनिंग इन रिएक्शन 1, रिडक्शन हो रही है। इसमें क्या यूज करोगे, LiAlH4 यूज करोगे फॉर रिडक्शन, और आप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेनोइक एसिड को रिड्यूस करके प्रोपेन 1 और बना रहे हैं। रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या यूज करोगे, सो यू कैन यूज एसिडिफाइड मैग्नेट, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट एंड हीट अंडर रिफ्लक्स। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। फिर यहाँ देखिए ये हो गया रिएक्शन 1, रिएक्शन 2। नॉर्मली याद रखो जब रिफ्लक्स लिख रहे होते हैं ना, तो यूजुअली अगर तुम मार्क्स स्कीम्स खोलोगे ना, तो अक्सर ये ऑक्सीडेशन के सवालों में यूजुअली मैग्नेट नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है, डाइक्रोमेट लिखा होता है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दैट मैग्नेट बहुत पावरफुल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिफ्लक्स जब यूज कर रहे होते हैं तो नीड नहीं होती मैग्नेट यूज करने की, इसलिए अक्सर वहाँ लिखा होता है डाइक्रोमेट। अगर आपका कंफर्ट जोन ज्यादा है कि आप डाइक्रोमेट ही लिखें, आप डाइक्रोमेट लिख के आ जाएंगे, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट एंड हीट अंडर रिफ्लक्स। बट इफ यू राइट एसिडिफाइड मैग्नेट, रॉन्ग नहीं होएगा, आप प्लीज देख सकते हैं दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने नीड नहीं होती, चूंकि आप रिफ्लक्स कर रहे होते हैं, इसलिए डाइक्रोमेट आपको नॉर्मली कहाँ मिलता है, मार्क्स स्कीम में मिलता है। लाइक तो आप कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर रहे हैं विद व्हाट, विद द प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट से यूज करेंगे। 3 प्रोडक्ट्स लिखी हैं, व्हाट विल दोस बी, कैन यू टेल मी दोस प्रोडक्ट्स। कैल्शियम प्रोपेनोइट बनेगा एक, तो क्या बनेगा, कैल्शियम प्रोपेनोइट, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड
वाटर, ये 3 प्रोडक्ट्स होंगे। तो लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला। आपके पास कैल्शियम प्रोपोनेट आएगा, तो मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CO2 नेगेटिव। कैल्शियम प्रोपोनेट है तो ये 2 होगा, ये फॉर्मूला होगा। डू ऑफ यू मेक सेंस ऑफ द फॉर्मूला दैट आई हैव रिटन ऑफ कैल्शियम प्रोपोनेट? बिकॉज प्रोपोनेट पे -1 चार्ज होता है ना, कैल्शियम पे 2+ होता है, तो प्रोपोनेट के 2 एनाइंस होंगे और कैल्शियम का 1 कैटाइन होगा। प्लस क्या बनेगा CO2, प्लस क्या बनेगा वाटर बनेंगे यहाँ पे। लास्ट रिएक्शन जो रहेगा वो रिएक्शन 3 है। व्हाट इज रिएक्शन 3 ओवर हियर बाय द वे? एस्टेरिफिकेशन। व्हाट विल यू रिक्वायर फॉर दिस एस्टेरिफिकेशन? तो प्रोपोनिक एसिड तो आपके पास है, तो 2 कार्बन का आपको क्या, सॉरी प्रोपेनॉल आपके पास है, 2 कार्बन का आपको इथेनोइक एसिड चाहिए होगा लाइक, और साथ क्या चाहिए होगा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और आप हीट करेंगे और आपके पास एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी। तो हमने ये पूरा कर लिया, उसी के सवाल यहाँ पे फॉलो करेंगे। पार्ट ए, राइट एन इक्वेशन फॉर रिएक्शन 1 यूजिंग हाइड्रोजन टू रिप्रेजेंट द रिड्यूसिंग। ये याद है आपको क्वेश्चन? 2 मार्क की इजी पिकिंग है यार, तो ये आपको याद करके जानी है हर कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए, जिसकी आप जो रिएक्शन 1 बोले ना, हर कार्बोक्सिल ग्रुप जिसकी आप रिडक्शन कर रहे होते हैं, यू रिक्वायर 4 मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कितने? 4 मोल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी? CH3 CH2 CO2H plus what? 4 moles of reducing agent, giving you what? CH3 CH2 CH2OH plus क्या बनेगा? वाटर प्लस वाटर। प्लीज ये याद रखे जाना है यार, वहाँ नहीं, ये दिमाग नहीं चलेगा इतना यार, लिख के याद कर लो अगर तुम्हें रिकॉल करना मुश्किल हो रहा है। सबकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों की हमने बेंच इक्वेशन लिखी है लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑक्सीडेशन के लिए हमने ऑक्सीजन यूज किए थे स्क्वायर ब्रैकेट्स लाइक, रिडक्शन के लिए आप हाइड्रोजन यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में लाइक। प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल दोज इक्वेशन। आपके पास जो ज्यादातर इक्वेशन आपको मिलेंगी अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में लाइक, यहाँ पे ज्यादातर आपको ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन की इक्वेशन मिलेंगी। गो थ्रू दोज लाइक, एक जगह वो सारी ना लिख लो ताकि तुम्हें याद हो भाई कितने फॉर एवरी मोल ऑफ कार्बोक्सिल, फॉर एवरी मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल क्या क्या आपको करना होता है, आपको एक दफा लिख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। पार्ट B1, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन 2? ऑक्सीडेशन। सो टाइप ऑफ रिएक्शन में आप यहाँ क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन लिखेंगे। पार्ट 2, सजेस्ट सुटेबल रिएजेंट एंड कंडीशंस फॉर रिएक्शन 2, क्या लिखोगे? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एसिडिफाइड डाइक्रोमेट and what? And heat under reflux. And what? And heat under reflux. Part C, write an equation for the reaction of propanoic acid with calcium carbonate. So let's write on the equation. तो आपके पास जो है वो propanoic acid आ गया, reacting with what? Calcium required 2 moles of these to form what? Calcium propanoate, CH3 CH2 CO2 negative, calcium plus CO2 plus water, CO2 calcium carbonate, sorry, CO2 plus water। ठीक है, बैलेंस से चेक कर लो यार, लाइक ऑल द एलिमेंट्स आर बैलेंस। CO2 and water, ये 2 है। Do all of you make sense of why I put 2 over here for the propanate? कैल्शियम 2+ है ना यहाँ, जैसे कैल्शियम क्लोराइड होता है तो आप CaCl2 लिखते हैं, तो क्लोराइड एनाइन की जगह तुम समझो तुम्हारे पास प्रोपोनेट एनाइन है, उसका -1 चार्ज है, तो आपको वो 2 चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ न्यूट्रल सॉल्ट। तो ये आपके पास है लाइक, यू कैन पुट द स्टेट सिंबल, डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपके पास एक्वस आ जाएगा, ये सॉलिड आ जाएगा, ये आपके पास एक्वस आ जाएगा, ये गैस आ जाएगा, ये एक्वस आ जाएगा। स्टेट सिंबल का मार्क नहीं है वैसे यहाँ मार्क्स की में, लाइक बैलेंस्ड इक्वेशन का मार्क है लाइक, तो नहीं भी लिखेंगे वरना वो स्पेसिफाई कर देगा। 2 मार्क का है, इट्स यूजुअली अ गुड प्रैक्टिस, जब भी 2 मार्क का है आप स्टेट सिंबल दे दो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। कभी मार्क होता है उसका, कभी नहीं होता, लाइक एग्जामिनर हर दफा स्पेसिफाई नहीं करता लाइक, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि जब 1 मार्क से ज्यादा की इक्वेशन हो तो आप बेंच इक्वेशन के साथ स्टेट सिंबल देते हैं, इट्स यूजुअली अ गुड प्रैक्टिस। इज इट बैलेंस? लाइक बैलेंस है? नो मार्क नहीं कटेगा। अगर उसका मार्किंग पॉइंट नहीं होता दे वोंट डिडक्ट द मार्क, प्लीज रिमेंबर। लेट्स से आपने स्टेट सिंबल गलत डाल दिया और उसका मार्किंग पॉइंट नहीं है, दे विल जस्ट इग्नोर इट। जब आप ऐसी कोई इरेलेवेंट चीज डालते हैं ना जिसका मार्किंग पॉइंट ही नहीं है, दे जस्ट इग्नोर दैट, लाइक दे डोंट, वो नहीं बोलते हाँ भाई आगे इसको कर दो, दे डोंट डू दैट भाई, मतलब कि A2 में भी नहीं करते आप, टेंशन नहीं लो, डोंट वरी अबाउट दैट। पार्ट D1, सजेस्ट द सूटेबल रिएजेंट एंड कंडीशंस फॉर रिएक्शन 3। तो रिएक्शन 3 में आप स्टेरिफिकेशन करें तो रिएजेंट आपका यहाँ पे क्या होएगा? CH3 CO2H आपको चाहिए होगा, आपको लिखना होगा ना इथेनोइक एसिड आप यूज करें यहाँ पे स्टेरिफिकेशन के लिए। और रिएजेंट कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ concentrated H2SO4 and what?
हीट द मिक्सचर. ठीक है. पार्ट 2, आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 3. क्या बनेगा? वाटर. सो स्टेरिफिकेशन जब होती है तो आपके पास जो दूसरा प्रोडक्ट बनना होता है वो क्या होता है? वाटर होता है. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस पेपर.